नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल अभ्युदय एकेडमी में। मैं यहाँ आप लोगों को साइंस सीरीज करा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट होगा यूपी टेट, सी टेट और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जूनियर एडेड के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई है कि प्रकाश की गति की इकाई है कि दूरी की इकाई है कि प्रकाश की तीव्रता की इकाई है? तो आप लोग बताइए किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी की। रट लीजिए, प्रकाश वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है 1 लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। प्रकाश वर्ष लाइट जो है एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? तो देखते हैं कौन सा राशि है जिसका मान नहीं बदलता है अगर उसका पोजीशन चेंज कर दें, यानी यहाँ से चंद्रमा पे ले जाएं, यहाँ से बुध पे ले जाएं, या पृथ्वी के नीचे ले जाएं, पृथ्वी के थोड़ा ऊपर ले जाएं, तो उसका मान चेंज नहीं होगा। तो घर्षण के कारण बल ए चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी तो चेंज होता है, पृथ्वी के ऊपर जाने पे भी नीचे जाने पे भी। चंद्रमा पे ग्रेविटी G/6 होता है और बुध पे ग्रेविटी कल हम लोग देखे थे पृथ्वी के ग्रेविटी के 0.38% होता है। वजन, तो वजन क्या होता है? वेट W=mg। तो इसमें g चेंज हो रहा है तो a तो चेंज होगा ही। तो द्रव्यमान जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 या 103। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच जो बल का प्रवाह बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? तो दो वस्तुओं की दूरी के बीच का एक फार्मूला होता है, उस पर बल के लिए फार्मूला होता है F=g। एक कैपिटल जी ग्रेविटी नहीं है, m1m2/r²। ये दो वस्तुएं मान लीजिए, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है और ये बीच की दूरी है r। ठीक है, तो इसे दूना कर दे। अगर r को हम दूना कर दें तो 2r का स्क्वायर होगा, ये बट्टे में होगा तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 गुना हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय बल 4 के गुणक होगा। तो 4 के गुणक कहाँ होगा? 4 बट्टे में आ रहा है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई ये बोल रहा है, तो ये नहीं होगा। गुरुत्वीय बल 2 गुना होगा, ये भी नहीं होगा। गुरुत्वीय बल 2 गुणक में कम होगा, गलत है। गुरुत्वीय बल 4 गुणक में कम होगा, ये सही है। 1/4 गुणा हो जाएगा जो पहले था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? उष्मा का कुचालक कौन सा है? ठीक है, हीरा है कि माइका है, पानी है, लकड़ी है? तो लकड़ी, जो सूखी लकड़ी होती है उष्मा का कुचालक होता है, बाकी सारे उष्मा के सुचालक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगा। कौन सी तरंगे हैं जो चमगादड़ के रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं? अपश्रव्य है, पराश्रव्य है, अति पराध्वनिक है, पराध्वनिक है? तो क्या होता है? तो सी होगा पराश्रव्य। पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो तरंगे होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे हैं। ये मानव ह्यूमन नहीं सुन पाता है, इसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि जानवर सुन लेते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
समतल दर्पण बनाई गई छवि हमेशा होती है। समतल दर्पण पे किस प्रकार की छवि बनती है? तो समतल दर्पण होता क्या है, जब शीशे के एक साइड को अगर हम पॉलिश कर दें, तो जब पॉलिश कर दें तो समतल दर्पण बन जाता है। और समतल दर्पण, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि समतल दर्पण पे किस चीज़ का पॉलिश करते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो समतल दर्पण कौन सा फिगर इमेज बनाएगा? असली और सीधी बनाएगी कि आभासी और सीधी बनाएगी? असली और उल्टी बनाएगी कि आभासी और उल्टी बनाएगी? तो आभासी ही बनाएगा और सीधा बनाएगा। सीधा शीशा देखते हैं ना, तो सीधा ही तो रहता है, आभासी और सीधा। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु विकिरण पे, प्रकीर्णन पे, अपवर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे किस पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 108, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश का स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या होता है? V इंटू क्यू। क्यू दिया है 5 कूलाम, V दिया है 14 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 इंटू 5, तो 14 में 14 पचास 70 जूल होता है। 14 पचास 70 वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। सड़कों और गलियों में प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लंपों को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी में, सीरीज में जोड़ते हैं कि श्रेणी समानांतर में जोड़ते हैं कि समानांतर में जोड़ते हैं कि सिरे से सिरे को जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं? तो इसमें रजिस्टेंस को कम करते हैं। तो रजिस्टेंस समानांतर में 1/में जुड़ता है तो रजिस्टेंस कम हो जाएगा। और वोल्टेज समान रखते हैं, वोल्टेज जो है समान रखते हैं, तो समानांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। 109 का हो गया। अब 110 देखते हैं। जनरेटर रूपांतरित करता है। जनरेटर क्या रूपांतरित करता है? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी और कुछ डिवाइस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब या विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत एनर्जी को प्रकाश एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीटर क्या करता है? बल्ब हो गया, बल्ब। अब हीटर देख लेते हैं। हीटर क्या करता है? हीटर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट, उष्मा में कन्वर्ट करता है। सेल क्या करता है? सेल का काम, जो बैटरी वाला सेल होता है, सेल का क्या करता है? वो रासायनिक एनर्जी को और विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? विद्युत एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर जो होता है यांत्रिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है विद्युत एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि एनर्जी को, माइक्रोफोन ध्वनि एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को, यानी सूर्य के सोलर एनर्जी को, प्रकाश की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो बैटरी है, तो बैटरी यानी रासायनिक एनर्जी को, वो रासायनिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में रूपांतरित करता है। रासायनिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? निम्नलिखित में कौन थे? परमाणु बम जो बनाया गया था, आविष्कार हुआ था, वो कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे, जॉन डाल्टन थे, रॉबर्ट बेकन थे, जूलियस ओपनहीमर थे। तो कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल तो वो किए थे
डायमाइट का आविष्कार किए थे, डायनामाइट का। और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिए थे। रॉबर्ट बेकन, आई डोंट नो, रॉबर्ट बेकन। तो जूलियस ओपनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, और परमाणु बम में प्लूटोनियम और यूरेनियम का यूज करते हैं। और एक तो जूलियस ओपनहीमर थे और एक ऑटो हॉर्न थे, ऑटो HW हॉर्न थे। परमाणु बम के आविष्कार में 2 लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, और आमतौर पर यह सिग्नल ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है? तो क्या ट्रांसमीटर क्या काम करता है? ट्रांसमीटर क्या काम करता है? ट्रांसमीटर को हिंदी में प्रेषित करते हैं। यह मतलब ट्रांसमीटर जो रेडियो वेव या दूरदर्शन के वेव होते हैं, संचार का विद्युत चुंबकीय सिग्नल होता है, उसको प्रसारित करता है, और जिसको एंटीना के माध्यम से सेट करते हैं, तो ट्रांसमीटर हो गया। अब एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर को हिंदी में प्रवर्धक कहते हैं। प्रवर्धक विद्युत संकेतक यानी विद्युत सिग्नल का मान बदल देता है, मैक्सिमम बढ़ाने की यूज में करते हैं, और इसे सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। और विद्युत जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, इसको बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। अब रिपीटर क्या होता है? रिपीटर अब पावरफुल नेटवर्क डिवाइस है। सिग्नल को इसका यूज सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। सिग्नल इसमें लंबी दूरी तय करती है। और ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो एक प्रकार की सिग्नल एनर्जी को दूसरे प्रकार की सिग्नल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। पानी पी लूं। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो शरीर में भोजन का पचना रासायनिक उदाहरण है। इसमें नहीं है पूछा, देखना। दूध का दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जल का वाष्प में, वाष्प को फिर जल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें पुनः अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाई जा सकती हैं वो भौतिक परिवर्तन होता है, जो नहीं लाई जा सकती हैं वो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 या 115, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो देखते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। हाइड्रोजन का जो भार है 1 ग्राम है, तो हाइड्रोजन का अणु भार कितना हो गया? हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1.008 ग्राम होता है। तो इसमें 2 अणु हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 1.008 तो हो गया 2.016 ग्राम हो गया। इसको हम 2 के बराबर मान लेते हैं, लगभग 2 ग्राम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ग्राम, वेट इन ग्राम होता है, ग्राम में भार होता है बटे अणुभार होता है। तो 1 ग्राम है तो 1 हो गया, और अणुभार अपन का 2 आया, तो इसका 0.5 हो गया। तो क्या पूछा हम लोग को, कितने अणु होते हैं? तो नंबर ऑफ अणु इक्वल टू
ग्राम जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एवागैद्रो नंबर। एवागैद्रो नंबर क्या होता है? 6.023 10⁻23, और इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो मोल्स आया था, तो ये हो जाएगा 3.01 गुणे 10⁻23, इतने अणु आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताना है आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड मानते हैं या गोल्डस्टीन मानते हैं, दो लोग हैं। तो ऑप्शन में गोल्डस्टीन दिया रहेगा तो रदरफोर्ड ने दिया रहेगा, रदरफोर्ड दिया रहेगा तो गोल्डस्टीन ने दिया रहेगा। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। नील्स बोर्स का परमाणु मॉडल आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो सापेक्ष गति के वो हैं, जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक तत्व की भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान माना जाता है कि परमाणु क्रमांक माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक को मानते हैं, क्योंकि जो पीरियाडिक टेबल होता है, मेंडलीव का आधुनिक पीरियाडिक टेबल है, उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पे तत्वों को, एलिमेंट्स को उसमें लगाए हैं, अरेंज किए हैं, तो परमाणु क्रमांक ही होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं कर पाएगी? तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी देख लीजिए। तो मैग्नीशियम हो गया, सक्रियता श्रेणी, ये सबसे सक्रिय है, धातु है। फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, उसके बाद आता है एजी यानी सिल्वर। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Fe आयरन, और सिल्वर एजी। तो कौन सा विस्थापित नहीं करता है? तो सिल्वर जो है आयरन से कम सक्रिय है, तो चांदी जो है वो विस्थापित नहीं कर पाएगा आयरन के क्लोराइड को। ठीक है, क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। तो आर्कटस का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है? परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो 8वां जो तत्व होता है, इसका गुण और पहले तत्व का गुण समान होता है, तो यह केवल कैल्शियम तक ही मान्य है, बाकी उसके बाद यह थ्योरी फेल हो जाती है, तो इसे यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। सीमेंट का मुख्य घटक है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? SiO2 है, सिलिका है सीमेंट का मुख्य घटक। क्वेश्चन नंबर 121। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच यानी लचीला एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं, दहन कहते हैं, कंबशन कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वल्कनाइजेशन कहते हैं। इसमें रबड़ को इसके साथ उच्च ताप पे गर्म करते हैं, जिससे इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और लचीलापन बढ़ जाता है। इनमें से कौन सा रक्त को जमने के लिए आवश्यक खनिज आयन है? तो विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन
कहाँ गया? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के में कैल्शियम होता है और थक्का नहीं जमता। तो रक्त की मौजूदगी में प्रोथियम नामक प्रोटीन होता है, वो भी थक्का जमाने में वो मदद करता है। तो कैल्शियम हो जाएगा इसका आंसर। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं मरकरी को, क्योंकि मरकरी थोड़ा हल्का फ्लो भी होता है और चांदी जैसा चमकता है, तो इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। शोल्डर टांगा, शोल्डर टांगा कौन सा है? शोल्डर टांगा कौन सा है? पीबी और एसएन, लेड और टीन का जो मिक्सचर है उसे शोल्डर टांगा कहते हैं। लेड का 63% और इसका टीन का 37% ये होता है शोल्डर, और दूसरे धातुओं को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 125 आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों की उपस्थिति में होता है? फार्मिक एसिड जो होता है लाल चींटियों के काटने से होता है। लाल चींटी जो बर्रा हो गया और क्या हो गया, मधुमक्खी भी हो गई, बिच्छू भी हो गया, सब में फार्मिक एसिड पाया जाता है। अगर आप डंक मार दे तो सूज जाता है और दर्द करता है। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।